नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। चुनावी सीजन लौट आया है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो सियासत का टेम्परेचर हाई हो गया। मोदी की पार्टी ने मीटिंग शुरू कर दी तो मोदी की विरोधी पार्टियां पब्लिक मीटिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। आज विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से दिल्ली आई तो उनको हरियाणा चुनाव का मुद्दा बना दिया गया। महाराष्ट्र में सीएम फेस की प्रतियोगिता शुरू हो गई। यूपी में अभी उपचुनावों की तारीख भी नहीं आई है, लेकिन यहां भी जाति वाले वोटों की गिनती की जा रही है। चुनावी दंगल में क्या क्या हो रहा है इस वक्त, इस सब कुछ जानिए इस डिटेल रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने देश भर से नेता बुलाए, क्या फैसला हुआ? 2 राज्यों में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने वाली है। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की क्या स्ट्रेटजी बनाई? क्या पहलवान बेटी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा देगी? पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या विनेश फोगाट कांग्रेस को हरियाणा के सारे जाट वोट दिला देंगे? जम्मू कश्मीर में फारूक और महबूबा को किनसे डर लग रहा है? क्या कश्मीर घाटी की छोटी पार्टियां फारूक और महबूबा मुफ्ती का खेल बिगाड़ने वाली हैं? अब आपके मन में घबराहट है, आपको दिख रहा है कि जनता आपको नकार रही है, तो इसमें आपका कसूर है, आपके कर्मों का कसूर है। क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बात होगी झारखंड की भी। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी टूट जाएगी? क्या चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे? आप तो ऐसा सवाल ना जो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को किस बात की हड़बड़ी हो रही है? अरे एकजूट नुसती वज्रमूठ शब्दात असता कामा नये, वज्रमूठ ही कामात न दिसले पाहिजे। क्या महाराष्ट्र में चुनाव से मोदी की पार्टी घबरा रही है? बात हुई नहीं, आगे चुनाव ढकल दिया है झारखंड का और महाराष्ट्र का। हिम्मत नहीं है, हारने वाले हैं महाराष्ट्र, बड़ा स्टेट। देश भर की सारी सियासी हलचल पर 360 डिग्री व्यू के साथ बात होगी, मगर सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां हाईकोर्ट के एक फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष वाले भी वही बोल रहे हैं जो विपक्ष बोल रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, यूपी के मंत्री भी बोल रहे हैं और सहयोगी पार्टियों के नेता भी बोल रहे हैं। अब उम्मीद है कि तमाम पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा और उनको वास्तविक जो संघर्ष है उसके संघर्षों की जीत होगी। जो बात माननीय हाईकोर्ट ने कहा है वही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार सड़क से लेकर सदन तक करती आई है। सपा के चीफ अखिलेश यादव आगे बढ़कर बोल रहे हैं। पीडीए ने एमवाई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी लोगों को दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। यूपी के सारे नेता क्या योगी पर निशाना लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बिगाड़ दिया। उसको ठीक करने का मौका जनता देगी और 27 में जनता मौका देगी तो आप परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के इस तर्क को मान लिया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। सपा के चीफ अखिलेश यादव हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनको इसमें पीडीए का फायदा दिख रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय और पिछड़ों की जीत बताया है। मौर्य को इसमें ओबीसी वोट दिखता है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल की नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहती है कि वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा। योगी के मंत्री ओपी राजभर की पार्टी एसपी ने भी हाईकोर्ट के फैसले का वेलकम किया है। पिछड़ों की जीत, केशव मौर्य के इन शब्दों में योगी के लिए बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। ओबीसी वोट बैंक में हर नेता को अपना हिस्सा चाहिए। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से अनुप्रिया पटेल ने इस पर चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले से उनको भी मौका मिला है। ओपी राजभर को भी अपने लिए चांस दिख रहा है। अब अपने वार कर रहे हैं तो विरोधी क्यों पीछे रहे। अखिलेश यादव ने भी बड़ा दांव खेला है। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार के पास दो रास्ते हैं। एक, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, और दो, पुरानी मेरिट लिस्ट की जगह नई मेरिट लिस्ट जारी करे। इन दोनों के अपने खतरे हैं। योगी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट गई तो उस पर पिछड़ा और दलित विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा। केशव मौर्य जैसे नेताओं को फिर मौका मिल जाएगा। और अगर योगी सरकार ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया तो कई हजार शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। योगी ने शिक्षक भर्ती में हुई किरकिरी खत्म करने के लिए पुलिस भर्ती का रास्ता चुना है। अगले हफ्ते से यूपी में 60,000 पुलिस वालों की भर्ती की परीक्षा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया कि नई पुलिस भर्तियों में 20% लड़कियों की भर्ती होगी और वर्दी पहनकर लड़कियां सड़क पर छेड़खानी करने वाले शोहदों का इलाज करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सकें। और दूसरा, पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का नौजवान उसमें भर्ती होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की अपनी यूएसपी है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन मायने रखता है। योगी के बारे में यूपी की जनता का मोटा मोटा परसेप्शन यही है, योगी ईमानदार हैं। योगी की सरकार में नौकरियां ईमानदारी से मिलती हैं। यहां नौकरियों के लिए कोई घूस नहीं लगती, लेन देन का कारोबार नहीं होता। कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके
उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण वाले फैसले पर राहुल गांधी की एंट्री देर से हुई। राहुल ने अपने एक पुराने पोस्ट को हाईलाइट करके लिखा, बीजेपी आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है और इसके लिए साजिशें करती है। यूपी में अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं होने जा रहा है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसकी भी तारीख अभी नहीं आई है। हरियाणा में तो असेंबली इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। वहां पॉलिटिक्स फुल ऑन है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से ओलंपिक के फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दी गई विनेश फोगाट अपने वतन लौटी तो कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एयरपोर्ट से हरियाणा के झज्जर तक पूरा कैंपेन लॉन्च कर दिया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर विनेश और ओनली विनेश छा गई। विनेश पर कांग्रेस के हर सोशल मीडिया पोस्ट में दीपेंद्र हुड्डा का वीडियो है। विनेश के वेलकम से ज्यादा ये हुड्डा का प्रमोशन कैंपेन लगता है। चैंपियन है इसलिए चैंपियन जैसा स्वागत हो रहा है। मेडल मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों को धन्यवाद। विनेश फोगाट के साथ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का खुली जीप पर होना ये साबित करने के लिए काफी है कि पहलवान लड़कियों के प्रोटेस्ट के पीछे किसका हाथ था। बहुत कीमती है, मतलब आप मैं शब्द नहीं है मेरे इसमें जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो सम्मान मुझे मिल रहा है। मैं पता नहीं भगवान ने इतनी खुशकिस्मत क्यों बनाई हूँ। मैं कल तक मैं कोस रही थी खुद को कि भगवान ने मेरे को बहुत बदकिस्मत बनाया है, पता नहीं क्या मेरे कर्म में है। लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे से ज्यादा खुद खुशकिस्मत मेरे ख्याल से कोई नहीं है आज के दिन। ये तो आपसे वादा है कि हर अच्छाई की हर लड़ाई में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बस आपके मान सम्मान को कभी आंच नहीं आने देंगे। बस ये एक वादा जरूर रहेगा। राजनीति में ऐसा होता है, हर पार्टी मौके का फायदा उठाती है। विनेश फोगाट जाट फैमिली से है। हुड्डा का परिवार हरियाणा का दबंग जाट परिवार है। इस बार के विधानसभा चुनावों में हुड्डा जेजेपी और INLD के जाट वोट बैंक को भी हथियाने के जुगाड़ में लगे हैं। विनेश फोगाट इसमें मददगार हो सकती हैं। बिजनेस की तरह सियासत का भी असूल है, जो दिखता है वो बिकता है। दीपेंद्र हुड्डा इसलिए विनेश फोगाट को साथ लेकर घूम रहे हैं। देखो आप देख ही रहे हो पूरा, मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है ओलंपिक के फाइनलिस्ट में पहुंच के एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम नहीं। ये कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है साक्षी जी, कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है। राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक पहलवान का स्वागत है, ये एक ओलंपिक चैंपियन का स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की लड़ाई बीजेपी से बाद में है, पहले उनको आपस में भिड़ना है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी एक कड़वी सच्चाई है। भूपेंद्र हुड्डा एंड फैमिली को कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से होड़ करनी है। चुनाव आते ही सुरजेवाला भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने करनाल में जनसभा की। भाजपा की विदाई का समय, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 साल के बाद हरियाणा के लोग अब भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बिकते हुए पेपर और गरीब के शोषण से मुक्ति चाहते हैं। और 1 अक्टूबर जो है वो आज़ादी के पर्व की तरह मनाया जाएगा। विनेश फोगाट अभी भारत पहुंची और भावुक हो गई। जी, विनेश फोगाट जो है वो इस देश की बेटी है, हरियाणा की बेटी है। विनेश फोगाट जो है वो सबसे गौरवशाली खिलाड़ी भी है और सबसे गौरवशाली बेटी भी। जिस शौर्य और धैर्य का परिचय उन्होंने दिया है वो बेजोड़ है और उनके खिलाफ जो साजिश हुई उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने हरियाणा में हथियार डाल दिए हैं। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई तो हरियाणा भी डिस्कस हुआ।
कांग्रेस के पास हरियाणा में अगर जाट और दलित वोट बैंक है तो बीजेपी के पास भी पिछड़ा, बनिया, ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी के वोट हैं। हरियाणा में मोटे तौर पर जातियों का बंटवारा कुछ इस तरह हो रहा है। कांग्रेस 22% जाट और 21% दलित वोट को अपना मानकर चल रही है। इसके साथ 3.5 मुस्लिम वोट जोड़ दें तो ये 46.5% वोट होता है। बीजेपी 30%, पिछड़ा 8%, ब्राह्मण 7%, पंजाबी 5%, बनिया और 3.5% राजपूत वोट के भरोसे है। इन्हें मिला दें तो 53.5% वोट होता है। कागज पर बनाया गया ऐसा हिसाब किसी भी चुनाव में हूबहू कारगर नहीं होता। किसी भी पार्टी को किसी भी जाति के 100% वोट कभी नहीं मिलते। न तो कांग्रेस को 100% जाट वोट मिलेगा, न ही बीजेपी को 100% पिछड़ा वोट मिलेगा। हर चुनाव में फ्लोटिंग वोट होता है जिसके स्विंग से जीत और हार का फैसला होता है। उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है। परंतु मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर। 1 अक्टूबर तक हरियाणा में इसी तरह की रस्साकशी चलती रहेगी। आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को नए युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उद्धव ने अपने 2 पार्टनर्स शरद यादव और राहुल गांधी की पार्टी से साफ साफ कह दिया है कि पहले मुख्यमंत्री पद का फैसला करो, फिर चुनाव लड़ो। ठाकरे की लाइन पर चलने के लिए अभी ना तो शरद पवार तैयार हैं, ना ही कांग्रेस रेडी है। ये उद्धव ठाकरे साहब की एक राय है कि एक चेहरा हम सामने लेकर जाएंगे, कोई भी हो। उद्धव जी ने कल कहा है ना कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, अगर उनके पास कोई चेहरा होगा आप सामने लाइए, मैं उनको समर्थन दे दूंगा। ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, ये महाराष्ट्र का चेहरा है, उस चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें गलत क्या है? आप बता सकते हैं ये महायुति वाले जो 3 लोग हैं एक चेहरा बता सकते हैं? अब आज के मुख्यमंत्री 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहेंगे या देवेंद्र जी रहेंगे या अजित पवार रहेंगे, कौन रहेंगे? उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। महायुति की पार्टियां उसी में मौका ढूंढ रही हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच सीएम फेस को लेकर कोई विवाद नहीं है। यदि कोई विवाद है तो भी सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा नहीं होती। महायुति के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि महायुति में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। महायुति में बिल्कुल 100% क्लैरिटी है। कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन ऑपोजिशन में है। यहाँ साथ में मिलकर तीनों पार्टियाँ काम करें, तीनों नेता काम करें और चेहरा कौन होगा वो जनता के सामने कुछ ही समय में सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे 3 कारण गिनाए हैं। नंबर 1, मॉनसून के कारण वोटर लिस्ट अपडेट करने में हुई देरी। नंबर 2, आने वाले दिनों में गणेशोत्सव, पितृपक्ष और दिवाली का त्योहार। नंबर 3, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक होना। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल से पहले खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा है। इसकी वजह है 2019 में हुआ सियासी ड्रामा। महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद हो गए। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। तकरार बढ़ी तो विधानसभा का गठन होने से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 23 नवंबर की आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटाकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। फडणवीस की सरकार नहीं चल पाई, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे गिरी,
एकनाथ शिंदे की सरकार कैसे बनी ये सबको मालूम है। उद्धव की पार्टी आज भी नरेंद्र मोदी को कोसने में टाइम निकालती है। बात हुई नहीं, आगे चुनाव ढकल दिया है झारखंड का और महाराष्ट्र का। हिम्मत नहीं है, हारने वाले हैं महाराष्ट्र, बड़ा स्टेट। ये हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे। वन नेशन वन इलेक्शन, 4 राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते ये लोग। कारण देते हैं, बहाने करते हैं, त्योहार है, हवा ठीक नहीं है, बारिश है। हाँ, आप 4 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड